नमस्कार। आज के इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक संशोधनों की। देखिए, भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ, देश के साथ खुद को बदलता है। और ये बदलाव, जिन्हें हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल। 1950 से लेकर अब तक 106 से भी ज्यादा बार इसमें संशोधन हो चुका है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक, कितना अलाइव है। ये देश की जरूरतों के साथ लगातार इवॉल्व होता रहा है। और देखिए, यही जो इसके अडैप्ट करने की क्षमता है, इसी वजह से अमेंडमेंट्स इतने जरूरी हो जाते हैं। अगर ये ना हो तो संविधान तो बस एक स्टैटिक रूल बुक बनकर रह जाएगा। इन्हीं संशोधनों के वजह से ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाता है, जो हमेशा रेलेवेंट बना रहता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव होते कैसे हैं? इसका पूरा मैकेनिज्म, इसकी पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद में दी गई है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, आर्टिकल 368। अच्छा, यहां एक बात बिल्कुल साफ साफ याद रखनी है। संविधान में संशोधन करने की ये जो पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में। मोटे तौर पर अमेंडमेंट्स 3 तरह से पास हो सकते हैं। पहला सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी से, और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों के रैटिफिकेशन से। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 368 खास तौर पर दूसरी और तीसरी प्रक्रियाओं को गवर्न करता है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और संविधान के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को बदलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए अब कुछ लैंडमार्क अमेंडमेंट्स की कहानी में चलते हैं, जिन्होंने भारत के विकास की कहानी को एक नई दिशा दी। और हम इन्हें सिर्फ क्रोनोलॉजिकली, मतलब साल दर साल नहीं देखेंगे, हम इन्हें थीम के हिसाब से समझेंगे। इससे यह समझने में आसानी होगी कि आखिर वो कौन सी नेशनल चैलेंजेस थीं जिनके रिस्पॉन्स में ये अमेंडमेंट्स लाए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट की, जो इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, इसमें इतने सारे बदलाव किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। प्रीएम्बल में नए शब्द जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए और भी बहुत कुछ। और फिर इसके ठीक बाद आता है 44th अमेंडमेंट। ये एक तरह से 42nd अमेंडमेंट के लिए एक करेक्टिव एक्शन था, एक कह सकते हैं अंडू बटन की तरह। इसने 42nd अमेंडमेंट के कई कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को रिवर्स किया और सबसे जरूरी बात, फंडामेंटल राइट्स के लिए सेफगार्ड्स को और मजबूत बनाया। अब आते हैं साल 1992 पर। यह एक लैंडमार्क ईयर था। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स, इन संशोधनों ने पावर को, लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर देश के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाया। सही मायनों में ये ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो इसे ऐसे समझिए, 73rd अमेंडमेंट ने ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और 74th अमेंडमेंट ने ठीक वही काम शहरी इलाकों के लिए किया, जिसे हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। और इन दोनों अमेंडमेंट्स का एक सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर क्या था? वो था महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का मैंडेटरी रिजर्वेशन। इसने लोकल लेवल पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। वाकई। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं साल 2016 में। यहां आता है 101st अमेंडमेंट, जिसने इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। अब इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म करने के लिए जाहिर है संविधान में भी बड़े बदलाव करने पड़े। इसी के तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मतलब अब सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर टैक्स मैटर्स पर फैसले लेते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पार्लियामेंट की संविधान को अमेंड करने की पावर एब्सोल्यूट है? क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? और यही सवाल हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल तक ले जाता है। और वो प्रिंसिपल है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। इसे एक तरह का सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच समझिए। यह कहता है कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी कोर आइडेंटिटी को, उसके मूल सिद्धांतों को, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इनको नहीं बदल सकती। और ये डॉक्ट्रिन आया कहां से? ये आया 1973 के लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर लिमिटेड है, यह एब्सोल्यूट नहीं है। संसद संविधान को अमेंड कर सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती।
ठीक है, तो अब जब हमने सारे की कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, तो अब बारी है एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा मेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये पार्लियामेंट की पावर और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेग्रिटी के बीच जो डेलिकेट बैलेंस है, आपकी उसी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। इस सवाल पर अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं कमेंट्स में आपके इंसाइटफुल आंसर्स का इंतजार करूंगा।